अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली विद अमीर अब्बास। बाजौड़ में धमाका हुआ, 50 से ज़ायद अफराद अपनी जान के बाजी हार बैठे। अफसोसनाक वाक़या है। एक तरफ सिक्योरिटी थ्रेट्स का मामला है जो अब दोबारा से सर उठा रहा है, दूसरी तरफ हमारी सियासत में एक तरफ कोई ऊंट करवट किसी तरफ बैठ नहीं रहा। एक तरफ तो निगरान वज़ीर आज़म का नाम कभी किसी सूरत में सामने आ जाता है, कभी किसी सूरत में सामने आ जाता है, फिर तमाम पार्टीज मिलकर या सियासी हल्के मिलकर उसकी नफ़ी कर देते हैं और फिर वो नाम बैठ जाता है, फिर कोई दूसरा नाम आ जाता है। अब हतमी तौर पर 2 अगस्त से ये मुशावरत का अमल शुरू होना है। राजा रियाज साहब कह तो यही रहे हैं अपोजिशन लीडर के 2 अगस्त से मामला शुरू होंगे और जल्द एक नाम सामने आ जाएगा। नायब वज़ीर आज़म चाइना के इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। 10 साल मुकम्मल हुए हैं सी पैक को और सी पैक का दूसरा मरहला फ़ेज़ 2 अब स्टार्ट होना है। उसमें आईटी और दीगर मामलात को अब मलूज़ ख़ातिर रखकर उस पर काम ज़्यादा तेज़ किया जाएगा। लेकिन ज़रा बात की शुरुआत होगी बाजौड़ में होने वाले धमाके से और फिर बच्ची का मामला भी आज डिस्कस करेंगे। उस मुलाजिमा बच्ची को जिस तरह से जानवरों की तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया गया, अब तक कोई बड़ी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है, जबकि अब तक हो जाना चाहिए था। कोई इतना मुश्किल मरहला है नहीं। वज़ीर आज़म ने नोटिस तो ले लिया, देखते हैं अब इस नोटिस के क्या असरात आते हैं। हमारे साथ मौजूद है नज़ीर लगारी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया सर। ब्रिगेडियर गजनफर, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। नज़ीर लगारी साहब, सर एक तो बाजौड़ धमाके से ज़रा बात का आगाज़ करते हैं। सिक्योरिटी थ्रेड एक बार फिर बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा खासा ये मामला कंट्रोल किया था, लंबे अरसे की मेहनत के बाद ये मामला कंट्रोल हुआ था और बाजौड़ में कोई पहला वाक़या नहीं है। गुज़िश्ता 1.5 साल में इस तरह के मुतादिद वाक़यात हुए हैं और ख़ासतौर पर JUI फ़े को बड़ा टारगेट का निशाना बनाया गया। अब तो एक ऐसा मौका है जब 10 साल मुकम्मल हो रहे हैं सी पैक के और फिर हम देखते हैं कि इसी तरह का वाक़या एक रूनुमा हो जाता है। नज़ीर साहब, मेरी आवाज़ सर आप तक पहुँच रही है? जी, क्या मेरी आवाज़ आपको आ रही है? जी, बिल्कुल आ रही है सर। जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि 2 बड़े ऑपरेशन जो हुए जनरल जनरल एक ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब हुआ और उसके बाद एक ऑपरेशन रद्द-उल-फसाद हुआ। उसके नतीजे में दहशतगर्दी की कमर तोड़ दी गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि दहशतगर्दों से मुज़ाकरात का डोर डाला गया। उनको जो है वो कहा गया कि आप हमारे पेज पर आ जाएं और उनके लिए स्पेस बनाई गई और उनको उनको राजी करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा ना हम आपको मानते हैं, ना आपकी स्टेट को मानते हैं, ना आपके आइन को मानते हैं, ना आपके स्ट्रक्चर को मानते हैं, ना आपकी पार्लियामेंट को मानते हैं। वो ये कह रहे थे और हमारे यहाँ से मिन्नतें हो रही थी, समाइतें हो रही थी कि चलिए चलें मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात करें। और ये क्यों मुज़ाकरात का डोल डाला गया था, किसने ये डोल डाला था और किसने ये सब कुछ सिलसिला शुरू किया था, ये मालूम करना चाहिए। जब ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब हुआ, जब ऑपरेशन रद्द-उल-फसाद हुआ, अगर तीसरा ऑपरेशन तो वो ऑपरेशन होना चाहिए था। यही तो बात हुई कि मुज़ाकरात करेंगे। जब तक आप अपने मुखालिफ फरीक को शिकस्त फास नहीं देते हैं, तब तक आप और वो पलट कर आप पर हमला कर रहा है, कभी पुलिस लाइन पर हमला करता है, कभी बाजौड़ में हमला करता है, कभी कहीं और हमला करते हैं। तो आपने तो खुद अपने रास्ते पार किए कि उनके साथ मुज़ाकरात का डोर डालकर। अच्छा ब्रिगेडियर गजनफर साहब, मामलात ये हैं कि हम सियासी पेचीदगियों में इतना फंस गए हैं और शायद दूसरी तरफ उस तरह से अब तवज्जो नहीं है, जबकि एक ख़तरनाक मरहला है। बड़ी मुश्किल से इस अगर हम कहें इस मुश्किल हालात से हम निकले थे, इस लानत से निजात हुई थी हमारी, दहशतगर्दी की लानत से। लेकिन हम एक बार फिर देखते हैं कि मामला सर उठा रहा है और ख़ास तौर पे सियासी हलकों के लिए सोचने का मकाम है। मैं JUI फ़े का पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि मुतादिद 1.5 साल हो गया गुज़िश्ता, JUI फ़े भी वहाँ टारगेट है बाजौड़ के इलाके में। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बात यह है कि आपको ये जितने वाक़यात इस महीने के अंदर हुए हैं और उससे पहले हुए हैं और जो ख़ास तौर पे पंजगूर से शुरू हुए थे जब FC के एक कैंप के ऊपर हमला हुआ था और उसकी सिमिलैरिटी आपको नज़र आई जब ज़ोब के अंदर हमला हुआ और ज़ोब में जो हमला हुआ और पंजगूर में जो हमला हुआ उसमें जो लोग थे वो सारे के सारे उस इक्विपमेंट और उस हथियारों से लेस थे जो अमेरिकन आर्मी अफ़गानिस्तान के अंदर इस्तेमाल किया करती थी। उसमें हेलमेट्स भी वही थे, यूनिफॉर्म भी वही थी, M4A1 राइफ़ल थी जो उनके जॉइंट स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस के लोग इस्तेमाल करते हैं, NVGs भी वही थी। अब ये सामान कहाँ पे रहा था?
ये सामान जब अमेरिकन फोर्सेस ने विड्रॉ किया था अफगानिस्तान से, तो वो उन बेसिस पे कुछ सामान छोड़ गए थे और कुछ सामान जो है वो हवाले कर गए थे मुख्तलिफ एजेंसीज के। तो पहली बात तो ये सोच लीजिए और पहले इस बात को जहन में रख लीजिए कि एक जो हमने लल वाकई जो मुज़ाकरात का एक हमने शोशा छोड़ा था, जो किसी सूरत पे भी काबिल कबूल नहीं है। दहशत गर्दों से या बदमाशों से मुज़ाकरात नहीं होते। आप कच्चे के इलाके में डाकुओं से मुज़ाकरात नहीं करते। पहले जानू अंदर को आपने मारा और उसके बाद जो लोग बचेंगे उनसे आके आप बातचीत करेंगे। तो पहले दहशत गर्दों का सर कलम करते हैं, उसके बाद फिर कोई चीज़ आगे चलती है। उससे पहले अगर आप उनसे मुज़ाकरात करेंगे तो वो तो आपके सर के ऊपर नाचेंगे कि हुकूमत उनसे डर गई है। बदमाशों से डरा नहीं जाता, बदमाशों के खिलाफ ऑपरेशन किया जाता है। दहशत गर्दों के खिलाफ फुल फ्लेज ऑपरेशन किए जाते हैं और ये पाकिस्तान आर्मी ने किए। ये जो जिसने भी ये मुज़ाकरात का शोशा छोड़ा था उससे बड़ा अहमक कोई नहीं था। अब जब ये तमाम चीज़ें हो रही थी तो अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान से विड्रॉ कर रही, तालिबान की हुकूमत आ गई। तालिबान इस वक्त फुल्ली सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जो ऑन गोइंग दहशत गर्दी है, और उसके अंदर सिर्फ तालिबान हुकूमत नहीं बल्कि वो तमाम लोग जिनको उन्होंने अपनी जेलों से छोड़ा था और उनके बेसिस अब कुन्नड़ और उस इलाके में नूरिस्तान के इलाके में और पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया के साथ बन चुके हैं। तो बात अब आपकी इस वक्त तो सर स्ट्रैटेजी जो है वो टू प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। पहले तो आप देखिए आपके सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला हुआ, अब JUIF जिसने बुनियादी तौर पे हमेशा तालिबान को सपोर्ट किया है और उनकी थिंकिंग जो है उनके बिलीफ के अंदर नज़दीक रही है, उनके बहुत से लोग जो हैं वो इनके मदरसों में पढ़ते रहे हैं, आज उनको भी टारगेट कर दिया। तो आप ये मुख्तलिफ टारगेट सिलेक्शन के हिसाब से ये अंदाज़ा लगाइए कि वो कौन सी क़ुव्वतें हैं जो पाकिस्तान के अंदर कांस्टेंट डिस्टेबलाइजेशन सर देखी इम्पॉर्टेंट जाती है। बात ये है ब्रिगेडियर साहब, आपकी बात ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि जब ऐसा मौका हो, हमें याद है जब पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान आई थी तो आपको याद होगा कि लाहौर में हुआ ये वाक़या, धमाका हुआ, अफसोसनाक वाक़या हुआ। अब ये मामला हो रहा है कि नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनके आने के वक्त इस तरह का मामला हुआ। नज़ीर लगारी साहब, सर किस तरफ तवज्जो है हमारे जो सियासतदान हैं उनकी तवज्जो, सिवाय इसके कि निगरान वज़ीर आज़म कौन आएगा और कैसे चलेगा मुल्क, इसके अलावा जो मुल्क के अहम उमूर जिसमें सिक्योरिटी है, क्यों नहीं इस तरफ तवज्जो है? ये तो बड़े इंपॉर्टेंट मामला है और यके बाद दीगरे इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। ब्रिगेडियर गजनफर साहब का मैं बहुत एहतराम करता से प्रोग्रामों के साथ शिरकत रहा हूँ, लेकिन एक बात मैं जानता हूँ कि जमीयत उलमा इस्लाम और मौलाना फजल रहमान ने कभी भी तालिबान की हिमायत नहीं की और भी तालिबान के रहते हैं। और उनकी लीडरशिप को मैं जानता हूँ, उनके लोगों को जानता हूँ। ठीक, वो तालिबान के साथ एक पेज पर कभी भी नहीं, ना पाकिस्तानी तालिबान के साथ और ना ही अफगान तालिबान के साथ। तो हमेशा तालिबान से अपने आप को डिस्टेंस करते रहे। मेरी जब भी उनसे बात हुई उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस किया है सही। और वो उनके साथ एक पेज पर नहीं रहे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये स्टेट का और स्टेट के इंस्ट्रूमेंट्स का मामला है। पहली बात जिस तरह ठीक कह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, वो कौन था मुकराज जिसने कहा था कि इनके साथ मुज़ाकरात करने चाहिए, और मुज़ाकरात के बारे में किसने सोचा था? और हमें तो यही है सर कि साबिका हुकूमत में ये शोशा छोड़ा गया था और साबिक हुकूमत के वजीर आजम जो थे वो इस बारे में बात, वो लोग कहते थे उनको तालिबान खान। अब अगर वो तालिबान खान के तौर पर वो अपने आप को सर्च करना चाहते हैं, तो क्या मतलब है कि इसको जोड़ा जाए, नफी किया जाए उस पूरे टेरर से जो अब फैलाया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये स्टेट के लिए चैलेंज है, स्टेट के इंस्ट्रूमेंट्स के लिए चैलेंज है और स्टेट के जो बेसिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए चैलेंज है, हमारे सिक्योरिटी के इदारे के लिए भी एक चैलेंज है। ये क्या बात हुई? अच्छा चले नज़ीर साहब, हम जिस डायलॉग की बात करते हैं सर, हम अफ़गान हुकूमत को बारहा ये बता चुके हैं कि आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। कई बार ऐसे वाक़यात हुए, हमने बरमला उसका इजहार किया, लेकिन क्या रिज़ल्ट आया सर उस चीज़ का? नज़ीर साहब पहले आपसे और फिर मैं ब्रिगेडियर साहब से इसको जानूँ, क्या रिज़ल्ट आया? अभी हालिया जो अफ़गान वज़ीर ख़ारजा उन्होंने कहा था कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन किसी तौर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन हम जब भी देखते हैं तो कड़ियाँ कहीं ना कहीं भारत से और फिर भारत की यहाँ अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद जो टेररिज्म है उससे मिलती हैं। तलाश करने हैं। और तालिबान के बारे में
हमारे हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है, हमारी जो हुकूमतें हैं, वो हमेशा जो अफगान तालिबान है उनके साथ वो उन्होंने वो तर्जुमा अख्तियार नहीं किया जो दूसरी हुकूमतों में किया हुआ था, और वो यहाँ से उनको एक स्पेस मिलता रहा। ये ना वहाँ अगर दोहा में मुज़ाकरात हुए, अगर पाकिस्तान फैसिलिटेट ना करता तो ये मुज़ाकरात ना होते और फैसला कौन भी ना होते, और फिर ये सारा कुछ ना होता, अमेरिकन विड्रॉल ना होता, और अमेरिकी विड्रॉल के बाद तालिबान ना आए होती, और अशरफ गनी का इक़्तिदार खत्म ना हुआ होता। ये सारा कुछ हो चुका है। तो ये बात का अगर तालिबान को एहसास नहीं है, और मैंने तालिबान के एक जनरल की गुफ्तगू सुनी है सोशल मीडिया पर, और मुझे बहुत तकलीफ हुई है उससे। मैं बहुत तकलीफ मैंने उसको सुनकर, वो जिस तरह से जो है वो हमारी हुकूमत, हमारे इदारों के बारे में और हमारे वजीर खारजा के बारे में खासतौर पर जिस तरह की गुफ्तगू कर रहा है, वो गुफ्तगू नाकाबिल बर्दाश्त है। किसी तौर पर भी वो नहीं की जा सकती कि एक अफगान जो है वो अपना तालिबान गवर्नर जनरल जो है इस तरह की बातें कर रहा है। वो हमने सोशल मीडिया पर देखी, हमने नहीं मालूम, तस्दीक भी नहीं हो सकती है कि ये कौन है कौन नहीं है, लेकिन इस तरह का तर्ज अमल अगर वो करते हैं तो ठीक नहीं है। और अमीर खान मुत्तकी ने आकर यहाँ ये बात भी की कि जनाब जो है तालिबान अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अगर वो सरजमीन इस्तेमाल हो रही है अफगानिस्तान की, तो फिर इसको कौन कंट्रोल करेगा? अगर इंडिया कर रहा है या कोई भी कर रहा है तो उसको कंट्रोल किसने करना है? बट एक अगर हमारे ऊपर होता है, हमारे लोगों पर, हमारी जमातों पर, हमारी सियासी जो पार्टियां उनके ऊपर आकर सर लंबा अरसा नेशनल एक्शन प्लान की बात करते रहे हैं, आप भी करते रहे, हम भी करते रहे, बल्कि सारे करते रहे। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद अगर उस तरह से मिनवान हो जाता या उसकी असल रूह के मुताबिक हो जाता तो बहुत से मामला थे जिसका कला कमा हो जाता। चलिए एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ, ज़रा सियासी मामला हैं उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला है सियासी अदम इस्तेहकाम का। सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो किसी भी तौर पर किसी भी शोबे में इस्तेहकाम दिखाई नहीं देगा, चाहे वो इकॉनमी हो, चाहे वो सिक्योरिटी का मामला हो, या फिर आपकी फॉरेन पॉलिसी के मामला। तो वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर भी बात करते हैं। बैक जी, और सियासी अदम इस्तेहकाम की ज़रा बातचीत है, चूँकि सियासी अदम इस्तेहकाम ही हर शोबे में इस्तेहकाम का ज़ामिन होता है, और यहाँ पर अदम इस्तेहकाम इतना ज़्यादा है कि ना सिक्योरिटी के मामला में इस्तेहकाम आ पा रहा है, ना इकॉनमी के मामला में आ रहा है। सिर्फ तवज्जो निगरान वज़ीर आज़म के ऊपर है, और वो भी पता नहीं ऊँट किस करवट बैठेगा। ब्रिगेडियर साहब, सर सियासी अदम इस्तेहकाम बहुत सारी चीज़ों की जड़ होता है, और इस वक्त जो हालात हम फेस कर रहे हैं दोबारा से, ख़ास तौर पे केओस जो सोसाइटी में है, एक तो सियासत को लेकर, दूसरा इकॉनमी को लेकर, और अब तीसरा ये सिक्योरिटी थ्रेट को लेकर, ये सारा एक ही चीज़ से जुड़ा है कि हमारे यहाँ सियासी इस्तेहकाम होगा तो मामला बेहतर तरीके से हल हो जाएंगे। क्या कहते हैं सर? अरसलान, एक तो आप आज की बात कर रहे हैं ना, एक मुस्तकबिल की बात कीजिए कि आज सियासी इस्तेहकाम नहीं है, क्या मुस्तकबिल में सियासी इस्तेहकाम होगा? अब रज़ा रब्बानी अपना सेनेट से आपने देखा होगा कि वो सेनेट के चेयरमैन हैं, उन्होंने एक चीज़ पे, जो चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने एक चीज़ पे वॉकआउट किया है। पीपल्स पार्टी के, मेरे ज़हन से उनका नाम निकल रहा है जी, तो रज़ा चेयरमैन रब्बानी सेनेट में थे, साहब, रज़ा रब्बानी साहब। रज़ा रब्बानी साहब। रज़ा रब्बानी साहब ने क्यों वॉकआउट किया है? उन्होंने एक बड़ा तारीखी फ़िक्रा कहा जो शायद पाकिस्तान में रहने वाले लोग या जो जमहूरियत को जानते हैं वो सुने और उसकी इफ़ेक्ट्स का अंदाज़ा लगा सके। उन्होंने इसलिए वॉकआउट किया। वो कहते हैं ये जो हुकूमत है, एक तो उसने वज़ीर आज़म को वार्न किया है कि आप ख़तरे से खेल रहे हो। दूसरा, उसने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, उसने कहा ये हुकूमत जो है ये ब्लाइंड लेजिस्लेशन कर रही है, यानी अंधी कानून साजी कर रही है। जो हुकूमत अंधी कानून साजी में मुश्तमिल हो, जो एक दिन में 12 बिल पास कर रही हो, अभी एक और बिल कल आया है सेनेट के अंदर, तो पता नहीं वायलेंट एक्सट्रीमिज्म से क्या, उस बिल की इनके अपने इत्तेहादियों ने मुखालफत की है, और उस बिल की अगर आप दफात उतार के पढ़ें तो आप सर पकड़ के रह जाएंगे कि आप बनाना रिपब्लिक में रह रहे हैं या कि पाकिस्तान में रह रहे हैं। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, उसकी ऐसी खतरनाक दफात है
जिसका इफेक्ट इन बेवकूफों को पता नहीं कि ये इनके ऊपर जिसके लिए कर रहे हैं उसके ऊपर नहीं होगा, कल इनके ऊपर भी उसका इतलाक होगा। अच्छा, वो तो तो सर इससे जो पहले भी हमने हुकूमत देखा इतनी, कि आप रिकॉर्ड क्या बात रिकॉर्ड करें, कानून मतलब साजियां बिल पास सियासी हुए। इस्तेहकाम कैसे आएगा इस मुल्क पे जब यहाँ पे सियासी इस्तेहकाम लाने के काबिल सियासतदान ही मौजूद नहीं है, जो सियासत कन्फ्रंटेशन चाहते हैं, जो लोगों को लड़ाना चाहते हैं, जो जमहूरियत पे शब खून मारना चाहते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। आप क्या सर बात कब कर नहीं रहे हैं हुआ, सियासी कब नहीं हुआ, ये मुझे बताइएगा जरा ब्रिगेडियर साहब। मेरी तो शायद दानिश में ना हो, लेकिन कब नहीं हुआ नज़ीर लगारी साहब, ऐसा कब नहीं वायलेंट हुआ? इससे एक्सट्रीमिज्म पहले का भी बिल कब साबिका आया, आप हुकूमत मुझे की भी मैं बताएं। ये बात बिल करूं, जो रिकॉर्ड रिसेंट है, कानून साजियां करते इससे रहे पहले एक कोई एक दिन लेके में। आया है? जब आप मादी की बात करते हैं तो इस जी तरह का नज़ीर लगारी बिल आप साहब। पाकिस्तान में ज़ियाउल हक के ज़माने में आया? कोई इस तरह का बिल परवेज मुशर्रफ के ज़माने में आया? ये तो जमहूरी हुकूमत है, क्लेम करते हैं कि जी हम तो जमहूरियत के जरिए आए। चले हाँ, नज़ीर लगारी साहब सर। मैं ये अर्ज करता हूँ कि सियासी इस्तेहकाम की बुनियाद पहले पड़ चुकी थी और वो बहुत ज्यादा तेज हो गई और इसको हवा दी साबिक वजीर आजम। बहुत बुरे तरीके से वो साजी अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए वो लगे रहे सारी कोशिश में कि पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम ना हो सके, बहाली ना हो सके, जमहूरी अमल ना चल सके, कुछ ना चल सके। और आखिर में एक बहुत बड़ा वाकया हो गया जिसकी वजह से वो अब उसके नतायज को भुगत रहे हैं। लेकिन उससे बड़ा वाकया जो है, ये ठीक कह रहे हैं बघेल साहब, जो ये हुकूमत कर रही है, ये तो मेरे ख्याल में अंधाधुंध कानून साजी कर रही है और इस कानून साजी का कोई जवाब नहीं है। आपके पास कौन सा ऐसा मसला जिसकी वजह से आपको ये कानून साजी करनी पड़ रही है? ये कबर खोद रहे हैं जमहूरियत की, ये कबर खोद रहे हैं सियासी अमल की, ये कबर खोद रहे हैं अपने आप, खुद अपने आप की। ये अपने आप को जो है डाइल्यूट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं और पाकिस्तान में हर तरह की आवाजों को ये खत्म करना अच्छा चाहते हैं। नज़ीर लगारी साहब, आप भी और ब्रिगेडियर साहब भी एक चीज़ पर तो मुत्तफिक हैं कि कानून साजी जिस तरह से धड़ाधड़ हो रही है ये नुकसानदेह भी है, और जाहिर है कि नुकसानदेह तो जहाँ पर मामलात बनते हैं वहाँ पर फिर मामलात बिगड़ते भी हैं। लेकिन ये जो इलेक्शन एक्ट की कानून साजी है, अब ये जो निगरान सेटअप है, इसको एम्पावरमेंट करने की बात हो रही है, तो क्या ये आपकी नज़र में मुश्किल मरहला हो जाएगा आने वाले इंतखाबात से पहले ही? नहीं, आखिर इस बात की कौन सी जरूरत पड़ी थी कि आज भी इंतजाम के तहत आने वालों को आप मुस्तकिल इंतजाम वाले इख्तियार देंगे? यानी ये इस बात की क्या पे रिप्लेस करती है? एक हुकूमत की जगह पर दूसरी हुकूमत आती है, डे टू अफेयर्स चलाती है और फिर मुंतखब हुकूमत के हवाले कर देती है, जो भी आएगा उस हवाले का। ये कौन से एहतमाम हो रहे हैं? एक एक बिल जो है उसके अंदर 14 नहीं, 50 56 60 तरामीम का बंच होता है और पता नहीं होता है कि कानून का क्या बना दिया, हुलिया बिगाड़ दिए गए, क्या चीज कर दी गई है। बाद में जो कवानीन की जब तामीर तशरीह का सिलसिला आएगा पता चलेगा, फिर कोर्ट में भी आएगी बात और हर जगह पर यार ये क्या हो गया, ये कौन सा कानून बन गया है, लोग हैरान होंगे। और मेरे ख्याल में ये बहुत बुरा हो रहा है और जितना बुरा साबिक वजीर आजम ने किया उससे बहुत बुरा मौजूदा लोग कर रहे हैं और इन्होंने आइन को और कानून को एक मजाक बनाकर रख दिया है। जिस तरह से ये धड़ाधड़ कानून साजी करते जा रहे हैं, आखिर इसका क्या मकसद है, क्या चीज? अच्छा चले सर, इससे ये आपकी बात आ गई, दोनों का मौक़िफ़ आ गया। ब्रिगेडियर साहब, नए वज़ीर आज़म सेटअप के लिए, निगरान सेटअप के लिए क्या देख रहे हैं सर? पहले तो मुझे ये बताइएगा, 2 निगरान सेटअप ऑलरेडी मौजूद हैं इस मुल्क में, जितने लंबे वो हो गए। मरकज़ का सेटअप जिस तरह से एम्पावर किया है निगरान सेटअप को इस तरमीम के ज़रिए, ख़ास तौर पे 230 सेक्शन की मैं बात करूँगा क्योंकि माली मामलात हमारे जुड़े हुए हैं IMF के साथ। सबक सीखना चाहिए कि माजी की रवायात को आप कोट कर सकते हैं और अब माजी करीब ये कहता है कि आपकी 2 सूबों में निगरान हुकूमतें हैं, तो क्या वो अपने टेन्योर पे चली गई हैं? माजी ये कहता है कि 14 मई को इलेक्शन कराने थे, तो क्या हो गए हैं? तो अगर माजी की रवायात आप ऐसी हैं तो आने वाले दिनों में आप खुद ही फोरकास्ट कर लें क्या होगा। ये सारा राजा रियाज और ये वो, ये सारा राजा रियाज की क्या वैल्यू है यार निगरान वजीर हुकूमत से सेट करने में। मतलब है, मुझे हंसी आती है जब रियाज जैसे सियासतदानों का आप नाम लेते हैं कि जो वो निगरान हुकूमत के लिए करेंगे सर उनकी। देंगे, नाम तो देंगे, आपको ये पसंद हो ना हो, लेकिन नाम तो तमाम देंगे। जो चीज़ें हैं, मुझे निगरान वजीर आजम भी आ जाएगा, लेकिन क्या सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अभी देखिए निगरान हुकूमतों को की तब्दीली की गई है, उसके हुकूमतों को एम्पावर किया गया है और उनके अंदर एक क्लॉज है कि जी बायलैटरल एग्रीमेंट जो आपने किए हैं
वो कंटिन्यू रहेंगे। वो एक ज़रूरत भी थी, IMF के साथ अपने एक एग्रीमेंट किया है, तो साफ ज़ाहिर है IMF वाले चाहते हैं कि जी एग्रीमेंट कंटिन्यू रहे, कोई आने वाला उसके ऊपर कुछ शबखून ना मारे, तो वो तो अच्छी बात है। लेकिन इसका एक और भी इफेक्ट है। इसका इफेक्ट ये है कि मेरा ख्याल जो है, जिस तरह ये निगरान हुकूमतें जो पंजाब और KPK की चल रही हैं, इस तरह मेरा ख्याल सेंटर की भी निगरान हुकूमत चलेगी। और अब कब तक चलेगी, कितने दिन चलेगी, ये आप माजी की रवायात से कैलकुलेट करके हम खुद ही उससे नतीजा अख्ज़ अच्छा, कर अभी सकते तो हैं। एक मामला ये है ब्रिगेडियर साहब, चले माजी आपने ठीक कहा, और ये दो सेटअप की जो मैं बात कर रहा हूँ नज़ीर लगारी साहब, ये जो मामला है डिजिटल मरदमशुमारी का, और फिर उसके बाद नई हल्का बंदियों का, अब नई हल्का बंदियाँ पुरानी हल्का बंदियाँ, इसके बीच में मुख्तलिफ सियासी जमातें जो कि बड़ी ताकतवर भी हैं, बड़ी सियासी जमातें जो अपना वोट रखती हैं, वोट बैंक रखती हैं, वो डिवाइडेड हैं। ख़ास तौर पे ऐसी सियासी जमात जो हर गवर्नमेंट की एलाई रही है, MQM पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, उसके बड़े खदशात हैं। फिर कैसे मनाएंगे, क्या होगा, फिर कैसे चलेगा मामला। अब तो रह भी खैर थोड़े दिन गए हुकूमत को, कोई 9 तारीख दे रहा है तो कोई 11 दे रहा है। ये है कि शख्सियत कौन सी मजबूत थी, किस तरह से मजबूत है, उसी को तो हम जानते हैं। और जिस तरह से ये हुकूमत आई थी, जिस तरह से ये चली है, पूरा तारीख इनकी मौजूद है। और किस तरह से इन्होंने जमात को चलाया है, ये इन चीजों पे अब बहस से आगे निकल। ये क्या होगा, इलेक्शन मुलतवी कराना चाहेंगे, और इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए वो अपने आप को एहतजाज की तरफ जाएंगे। क्या हुआ, जब बल्दियाती इलेक्शन के दौरान भी इन्होंने इस पे दे दिया एक और जमात को या किसी और जमात को, और इन्होंने अपने वोटर्स को जो मायूस किए। अब आप समझ रहे हैं कि लोग, उनके वोटर जो हैं वो इनका इंतजार कर रहे होंगे कि फिर बाइकाट निकाल दें और हम बाइकाट कर जाएं। तो बाइकाट से क्या होता है? अच्छा सर, चले हम अगर ठीक है, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, बाइकआउट से कुछ नहीं होता ना हो, लेकिन मामला ये है कि वक्त पर इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, और जो निगरान सेटअप बैठा होगा उसका काम ही यही है कि उससे इलेक्शन कमीशन के जो तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको फॉलो करते हुए तो इलेक्शन करवाना है। अब इलेक्शन के बीच में एक नया मामला मैं जिसका जिक्र कर रहा हूँ, अगर ये नया मामला थोड़ा लंबा होता है, ये भी तवालत पकड़ लेता है, ख़ासतौर पर नई हल्का बंदियाँ और जो डिजिटल मरदमशुमारी है, तो इसका मतलब होगा कि इलेक्शन तो फिर लंबे हो ही जाएंगे किसी न किसी सूरत। अच्छा, इस खदशे का इजहार तो खुद काफ़ी सारे जो सियासी हल्के हैं वो भी कर रहे हैं। एक चीज़ ब्रिगेडियर साहब, टेक्नोक्रेट जो गवर्नमेंट सेटअप है उससे ज़्यादा इस वक्त कोशिश ये हो रही है कि किसी सियासी आदमी को इस निगरान सेटअप में बिठा दिया जाए, इसकी क्या रीज़न है? बहुत ज़्यादती होगी, क्योंकि निगरान सेटअप का मतलब है इम्पार्शलिटी, न्यूट्रलिज्म, न्यूट्रल। और निगरान सेटअप का कोई मैंडेट होता है। वैसे तो पाकिस्तान में निगरान सेटअप हर वो काम कर रहा है जो उसके मैंडेट के अलावा है, यानी KPK के निगरान सेटअप और पंजाब के निगरान सेटअप ने काम वो कराने थे ना, इलेक्शन कराने थे, वो इलेक्शन के अलावा बाकी सारे काम कर रहे हैं। तो अब जो फ़की सेटअप होगा वो भी इसी तरह, इसी का कॉम्पोजिशन पे बनेगा इस तरह। लेकिन ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी अगर किसी सियासी शख्स को, किसी पार्टी से एफिलिएटेड आदमी को निगरान सेटअप का इंचार्ज वजीर आजम बना दिया गया। यहाँ पे एक मिसाल मौजूद है कि पिछले निगरान सेटअप में जो है वो अपना चीफ मिनिस्टर थे, और वो एक थिंकर थे, एक सोच रखने वाले आदमी थे, और उन्होंने किसी किस्म के ऐसा काम नहीं किया जिसके ज़रिए ये इंडिकेट हो कि वो किसी के साथ अलाइन थे। अब होना तो ये चाहिए कि किसी टेक्नोक्रेट को, किसी ऐसे शख्स को जिसका किसी पार्टी से कोई एफिलिएशन ना हो। ठीक है नज़ीर साहब, आपसे भी यही कि क्या मसला है सर, क्या टेक्नोक्रेट पर इतने ज़्यादा क्यों तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार है, क्यों चाहते हैं कि सियासी शख्सियत हो? जो हुकूमतें बनाती हैं हमारे रीजन में या कहाँ होता है कि 3 माह की मुद्दत के लिए एक सेटअप आए और वो आकर इलेक्शन कराए। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, और सारे जो है अख्तियार इलेक्शन कमीशन को आप और ज्यादा अख्तियार देते हैं। लेकिन जो भी हुकूमतें अपने डे टू डे अफेयर्स से मामला करें, जो भी सिटिंग हुकूमत है वो हो, वो इलेक्शन का असरअंदाज ना हो। अगर जितने भी तहफ़्फ़ुज़ आते हैं वो दूर कर दिए जाए और इलेक्शन वही हुकूमत कराए जो आकर इनको क्या जरूरत पड़ी है कि जनाब ये जो है। चले सर, बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब,
सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे लेंगे ब्रेक और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़रा बात करेंगे सी पैक के हवाले से 10 साल मुकम्मल हो रहे हैं, गेम चेंजर मंसूबा है पाकिस्तान और चाइना के दरमियान एक शराकत दारी का। वापस आते हैं तो उस पर बात करें। वेलकम बैक जी। जैसा कि मैंने कहा था, ज़रा बात करेंगे गेम चेंजर मंसूबे सी पैक पर। खित्ते में गेम चेंजर मंसूबा सी पैक जिसके 10 साल कामयाबी से मुकम्मल हो चुके हैं। चीन के सदर शी जिनपिंग के नुमाइंदा खुसूसी और जमहूरियत चीन के नायब वज़ीर आज़म ही लिफिंग सी पैक के 10 साल मुकम्मल होने की तकरीब में शिरकत के लिए पाकिस्तान में मौजूद हैं और आज उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से PM हाउस में अहम मुलाकात भी की। आज पाकिस्तान और चाइना के दरमियान मुफाहमत की मुख्तलिफ याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब भी इस्लामाबाद में मुनक्किद हुई। सी पैक मनसूबा पाकिस्तान और चीन ने 10 साल कबल 5 जुलाई 2013 को सी पैक मनसूबे के नाम से इसका आगाज़ किया था। रिपोर्ट से बताती हैं कि सी पैक के तहत 25 अरब डॉलर से ज़ायद की सरमायाकारी हुई और सी पैक मनसूबों से लाखों अफराद को रोज़गार के मौक़े मैसर आए। अब तक सी पैक मनसूबों के तहत 8000 मेगावाट बिजली पैदा की गई और चीन के इश्तराक से ही मौशी और इक़्तिसादी तरक्की के मंसूबे लगाए गए। सी पैक की तकमील के ज़रिए मुल्क से गुर्बत, बेरोज़गारी और मौशी बदहाली का ख़ात्मा हो सकता है। इसीलिए इसको गेम चेंजर कहा जाता है, क्योंकि इसमें फ़रहमी आप से लेकर फ़नी तालीम और तरबियत और हुनरमंदी के मंसूबे तक शामिल हैं। जबकि मंसूबे के तहत मुल्क भर में 9 स्पेशल जोन्स तामीर किए गए, जिनकी बदौलत न सिर्फ टेक्नोलॉजी की मुंतकली मुमकिन होगी बल्कि सनती इश्तराक अमल में आएगा और मकामी पैदावार में इजाफा होगा। जबकि ज़राअत की तरक्की के मुश्तरका मनसूबों से ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाया जा सकेगा। तफसीलात के मुताबिक चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी इलाकाई राब्ते का फ्रेमवर्क है। सी पैक से न सिर्फ चाइना और पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचेगा बल्कि ईरान, अफ़गानिस्तान, वस्ती एशियाई जमहूरिया और ख़ित्ते पर मुस्बत असरात भी मुरतब होंगे। जोग्राफियाई रवाबित को बढ़ाना, जिसमें सड़क, ट्रेन, हवाई नकलो हमल के निज़ाम में बेहतरी और लोगों से लोगों का राबता, इल्मी, सकाफ़ती और इलाकाई इल्म व सकाफ़त के ज़रिए अफ़ाम व तफ़हीम को बढ़ाना, तिजारत और कारोबार के बहाव के हजम में इजाफ़ा, तवानाई की पैदावार और मुंतकली के लिए ताउन को बढ़ाना भी शामिल है। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी, अमन, तरक्की और मईशत की तरक्की के साथ साथ मुस्तकबिल के बेहतर खित्ते की उम्मीद है। अरबों डॉलर मालियत का ये मनसूबा बीजिंग हुकूमत के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का कलीदी हिस्सा है। हालिया बरसों में पाकिस्तान के लिए इसका हमसाया मुल्क चीन इस्लामाबाद के अमली तौर पर इंतहाई काबिल एतमाद बैरूनी शराकतदारों में से एक साबित हुआ है। उसकी एक वजह यह भी है कि बीजिंग ने पाकिस्तान के मालियाती बेल आउट के लिए बहुत खुलकर माली मदद की और हमें मदद फराहम भी की। उसका एक और सबूत ये भी बताता है कि उसी हफ्ते चाइना ने पाकिस्तान को उसके ज़िम्मे वाजिबुल अदा 2.4 बिलियन डॉलर के कर्ज के सिलसिले में 2 साला रोल ओवर की सूरत में मजीद मोहलत भी दे दी है। पाकिस्तान के लिए ये चीनी इक़दाम इसलिए भी बहुत ज़रूरी था कि पाकिस्तानी हुकूमत मुल्क को अदायगियों के तवाज़ुन के शोबे में पैदा होने वाले बहरान से निकालने के लिए नतीजा खेज कोशिशें कर सके। और एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के ज़िम्मे पिछले साल तक कुल जितने भी गैर मुल्की कर्जे थे, उनमें से तकरीबन 30% चाइनीज़ हुकूमत और चीन के तिजारती बैंक से ही मुहैया करदा थे। उसमें कोई शुबा नहीं है कि पाक चीन दोस्ती और बाहमी ताल्लुकात हिमालय से मजबूत, समंदर से गहरे और शहद से मीठे हैं। सी पैक मनसूबा अपने मुकम्मल होने की जानिब बढ़ रहा है। 10 साल तकरीबात के लिए नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान में मौजूद हैं
और अब इसके फेज़ 2 का आगाज़ होना है, जिसमें आईटी के साथ साथ दीगर अहम मुफाहमतों पर दस्तखत हो चुके हैं और शायद पाकिस्तान के लिए हकीकी मानों में यही मंसूबा है जिसे हम गेम चेंजर कहते भी हैं और समझते भी हैं। फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा, अब तक के लिए इतना ही।